हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी मनोविज्ञान की क्लास में। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रीट में, एस-टेट में, एम-पी-टेट में और सी-टेट में सब जगह काम आता है। ठीक है, इसको आप बेसिकली से लेकर चलिए और हर बार आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलते हैं जो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। जहाँ से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक है और उसमें आपको ऑथेंटिक बुक से मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो स्टार्ट हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो रीट के अगर विद्यार्थी हैं या फिर किसी और के भी हैं तो आपके पास जो सिलेबस है वो आपके पास प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है हमारे पास मोबाइल में, जब भी मन करे तब देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सच में सिलेक्शन करवाना है अपना तो अपने पास बिल्कुल प्रिंट निकाल कर आपके पास होना चाहिए। सिलेबस तो पूरा आपको याद भी होना चाहिए, यानी कि टॉपिक कौन कौन से आपके आएंगे ये सब आपको याद होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कर लीजिए। ठीक है, और मेरे सारे लेक्चर्स देखिए, सारे वीडियोस देखिए, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा जो शब्द है वो लिया गया है अंग्रेजी में एजुकेशन, एजुकेशन को बोलते हैं शिक्षा, और मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है एजुकेटम शब्द से और साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है दो ग्रीक शब्दों से। देखिए सुनिए, इनकी जो शुरुआत है उसको होने से पहले, यानी जो मनोविज्ञान है वो पहले मनोविज्ञान नहीं था, वो था दर्शन शास्त्र। और इसको बनाने वाले यानी इसको बताने वाले मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो थे दर्शन शास्त्री। ठीक है, तो सबसे पुराने कौन थे? सबसे पुराने थे हमारे पास सुकरात, फिर उसके शिष्य थे प्लेटो, फिर उसके शिष्य थे अरस्तु और फिर थे सिकंदर। ठीक है, सिकंदर कोई दर्शन शास्त्री नहीं था, वो एक राजा था। आप जानते ही हैं, पूरा विश्व को जीतने के लिए चला था वो। और उसके हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ है वो इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि वो शिष्य था। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो सबसे महान सुकरात थे, उनके बाद जब उन्होंने अपनी शिक्षा दी प्लेटो और उसके बाद अरस्तु आया, तो अरस्तु बहुत सारे चीज़ों के विद्वाता थे। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में और दर्शन शास्त्र में, लॉजिकल साइंस में, हर जगह आप अरस्तु का नाम पढ़ेंगे। अरस्तु बहुत सारे शाखाएं हैं, उनके पिता कहे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो पूर्ण रूप से हम कहें तो मनोविज्ञान का जो अंत हुआ था उस टाइम, दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था, उसकी जब अंत हुआ था, क्योंकि 372 ईसा पूर्व, ठीक है, 372 ईसा पूर्व की बात है जब अरस्तु की मृत्यु हुई थी। और आज जो चल रहा है वो 2021 यानी कि 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, तो 21वीं सदी के अंदर आप जानते हैं यानी कि 2021 साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें किसी ने भी मनोविज्ञान के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो अरस्तु जो है एक दर्शन शास्त्री थे। उसके बाद 16वीं शताब्दी में हमारे पास यहाँ पे मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। तो मनोविज्ञान निकल के कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र से। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, वो ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। और साइकोलॉजी जो है वो दो भाषा, जो ग्रीक भाषा है उससे मिलकर बनी है। तो इसमें साइकी प्लस लोगास से मिलकर बनता है और ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगास का अर्थ होता है स्टडी। ठीक है, तो सोल यानी कि आत्मा और स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में सब लोग क्या थे, दर्शन शास्त्र के ज़्यादा थे। वो सब लोग बात करते थे किसकी, आत्मा की, मन की, ठीक है, कि भगवान होते हैं, भगवान ही सारे कार्य करते हैं, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन उसमें ये होता था कि शरीर जो है वो आत्मा का बना हुआ है, वो आत्मा ही सब कुछ करती है। लेकिन आत्मा को किसी ने देखा है क्या? जब किसी ने देखा नहीं है तो उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो शुरुआत में तो आत्मा के अध्ययन के बारे में जो बात मानी गई वो मनोविज्ञान कहलाया। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो मनोविज्ञान की परिभाषा बदलती गई। ठीक है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब इधर चलते हैं तो यहाँ देखिए आप, एजुकेटम जो शब्द है वो बना है लैटिन शब्द से, और उसके भी दो अर्थ हैं, मतलब कि उसका भी हमने बांट दिया है ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ड्यूको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ई प्लस ड्यूको, और ड्यूको का अर्थ होता है हमारे पास बाहर निकलना। ठीक है, ड्यूको का अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना, और ई का अर्थ क्या है, अंदर। तो बाहर निकलना, क्या बाहर निकलना, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा, ठीक है, जो प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है उसका बाहर निकलना। और वो बाहर कैसे निकलेगी, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको पता थोड़ी ना था। पहले आप पढ़े, आपने ज्ञान अर्जित किया, और जब स्कूल जाने लगे उसके बाद आपको पता चला कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, तो मैं इंग्लिश मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे साइंस अच्छी लगती है तो मुझे साइंस पढ़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ किससे पता चली आपको, आपके अंदर की जो प्रतिभा थी वो कहाँ से निकली, शिक्षा से निकली। आप इंजीनियर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, ये सब क्या है, शिक्षा की बदौलत है। तो बालक के अंतर्निहित, जो बालक के अंदर क्षमताओं का प्रदर्शन करवाने की जो प्रक्रिया है वही क्या होती है, शिक्षा होती है। ठीक है, हम अब धीरे धीरे शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंडसन की। फ्रेंडसन, जो आधुनिक शिक्षा का संबंध है व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है व्यक्ति भी और समाज भी, केवल व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के साथ साथ समाज दोनों का कल्याण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति का कल्याण तो होगा, वो एक आत्मनिर्भर बनेगा, वो अपने परिवार को पालेगा और खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। ठीक है, और समाज का कैसे कल्याण होगा, तो समाज का कल्याण होगा शिक्षा के द्वारा कि आप जब पढ़े लिखे हैं, जैसे आज से बहुत टाइम पहले, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, तो आज से बहुत समय पहले जब हमारे प्रथा होती थी, आपको याद हो, सती प्रथा, ठीक है, दास प्रथा, ठीक है, और क्रय विक्रय होता था आदमियों को, या फिर बिल्कुल बंधु व मजदूर करते थे। ठीक है, वो सब क्या होता, वो सब लोग थे अशिक्षित, उन पर शिक्षा का अभाव था, तभी तो वो ऐसा काम करते थे। मान लो कोई बच्चा किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, और वो मजदूरी करते करते ही बड़ा हुआ, वो कह रहे कि उसके जो परिवार वाले जो पूर्वज थे वो भी मजदूरी करते थे, और उसके बाद आने वाले सभी मजदूरी करेंगे। ये सब क्या है, अशिक्षा ही तो है। अगर व्यक्ति शिक्षित हो तो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो वो किससे करेगा, जब उसको समझ आएगी कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मेरे लिए कानून बना हुआ है, मैं कानून की सहायता ले सकता हूँ। तो सब आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है तो व्यक्ति या समाज दोनों के कल्याण से होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं तो डम्बेल की परिभाषा आती है। डम्बेल क्या कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। ठीक है, तो शिक्षा होती है, हाँ, हम जब पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होते हैं और मृत्यु तक हमारे ऊपर हर एक जगह पर बहुत प्रभाव होता है, हमारे घर से, हमारे स्कूल से, हमारे आसपास के क्षेत्र से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें शिक्षा से ही तो होती है, मतलब हम उनसे तो सीखते हैं। हम स्कूल जाते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, फिर घर आ जाते हैं। उसके बाद जो हमको शिक्षा मिलती है, हम कहीं बाजार जाते हैं, हम कहीं आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, जब बचपन की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है,
हमारे अंदर भावना होती है आपसी समझ की, एक लीडरशिप की भावना आती है। अगर हम मान लो कोई ऐसा अच्छा सा खेल खेल रहे हैं, ठीक है, हमें दूसरे के सहयोग की भावना आती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ सीखी जाती है? सब खेल के मैदान से, बाहरी वातावरण से सीखी जाती है। केवल शिक्षा ये नहीं है कि आप जो स्कूल में सीखते हैं वही शिक्षा है। वो शिक्षा क्या कहलाती है? वो शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको इसी टाइम बैठ के सीखना है। जबकि स्कूल में क्या होता है, सुबह गए, जब स्कूल का टाइम हुआ, स्कूल के टाइम में वापस आए, ठीक है। इसी वजह से तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमने उतना ही तो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में होगा। 6th क्लास में है तो 6th क्लास की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, 7th में तो 7th की चीज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है, 10th में तो 10th की पढ़ाई जाएगी। 10th क्लास में 11th की चीज़ नहीं पढ़ा सकते आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ क्या है, औपचारिक शिक्षा की बात होती है। आगे चलते हैं तो यूलिच नाम के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा जो है वो व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है और समाज के संपूर्ण स्वरूप व कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। संपूर्ण स्वरूप व कार्यों से पृथक इसको नहीं किया जा सकता। क्या होता है ये जो शिक्षा, आप देखिए कि अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है। हर एक का इसमें विकास है, क्योंकि अध्यापक का नाम होगा, अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अध्यापक का नाम होता है, ठीक है। और शिक्षा से अगर हम कहते हैं, अगर हम किसी एक प्रकार से किसी स्त्री को शिक्षा देते हैं तो उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को शिक्षा मिलती है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी और उसके आने वाले अगले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि शिक्षा एक प्रकार से ना ले तो काम चल जाता है, ठीक है, शिक्षा नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। शिक्षा पढ़ने के बाद आपके अंदर जो आने वाला परिवर्तन है वो समाज में दिखेगा, ठीक है। देखिए, जो पढ़ लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाज़ार में जाते हैं तो आपसे ऐसे मनोविज्ञान के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे बड़े वाला कोई व्यक्ति आपको मिलता है, बाज़ार में आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मनोविज्ञान के इस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी, यूलिच ने क्या परिभाषा दी। ऐसे तो वो पूछेगा नहीं, वो आपके बात करने का ढंग देखेगा, वो आपके व्यवहार देखेगा कि वो आप उसकी बात को कितना आराम से जवाब देते हैं, आपका उसकी तरफ ध्यान है या नहीं है, ठीक है। ये तो शिक्षा होती है, आप उसको नमस्कार करते हैं या नहीं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है या नहीं, यही तो है शिक्षा। वरना हम तो पढ़े लिखे गंवार होते हैं, वरना बिना पढ़े लिखे जो 2 बदतमीज़ी से बात करें और पढ़े लिखे में फिर क्या अंतर हो जाता है? बिल्कुल अंतर नहीं है। समझ में आया? तो यही है कि समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से हम उसको पृथक नहीं कर सकते। अगली परिभाषा है जॉन ड्यूवी की। ये भी एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये सब मनोवैज्ञानिक ने पुराने व्यवहार से, यानी पुराने जो अरस्तु है, उसके बाद देकारते हुए उन्होंने एक नया प्रचलन किया। उन्होंने अरस्तु की बातों को बताना शुरू किया। अरस्तु तो खुद भी ये नहीं कहते थे कि वो एक दार्शनिक है, ना ही सुकरात कहते थे। वो तो कहते थे कि मैं जो बताता हूँ वो तो सबको पता ही है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते गए तो थोड़ी सी शताब्दी के बाद ही मनोविज्ञान का एक प्रकार से क्रम बदला कि और लोगों के सामने आने लगा, और मनोविज्ञान एक अलग से शाखा बन गया, अलग से विषय बन गया, ठीक है। जबकि वो पहले किसकी शाखा थी? दर्शन शास्त्र की, ठीक है। ये याद रखना कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम कहेंगे कि दर्शन शास्त्र से हुई है। क्लियर? तो जॉन ड्यूवी जो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है, ठीक है। देखिए, वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता, ये बहुत ही अच्छी लाइन है जिसका जरा हम अंडरलाइन कर देते हैं। वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। पहले हम यहाँ पे शिक्षा के द्वारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे
मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान है ना, तो शिक्षा के बारे में पढ़ लें, उसके बाद फिर मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा क्या क्या कहती है, उसके हिसाब से जॉन डीवी ने कहा कि उन सभी योग्यताओं का विकास करना होता है जिनके द्वारा वे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और संभावनाओं को पूर्ण करता है। देखिए, जो सक्सेस होती है, संभावनाओं का मतलब क्या होता है कि आपने रीट का एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने कहा कि बस मुझे तो यही चाहिए था, मैं तो सफल हो गया। लेकिन संभावनाएं हो सकता है कि आपके अंदर फर्स्ट ग्रेड क्लियर करने की हो सकता है आपके अंदर आरएस बनने की हो, लेकिन वो संभावना तो आपने पूर्ण नहीं की ना। तो शिक्षा से हमें पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सफलता यही होती है, बात अगर सही अर्थों में सफलता की बात की जाए तो वहाँ तक पहुँचना सफलता होती है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। कोई आरएस बनने वाला व्यक्ति जो बन सकता है, लेकिन एक नॉर्मल सी जॉब लेकर, यानी कि रीट या फर्स्ट ग्रेड की तक की ही जॉब मान लेते हैं, लेकर संतुष्ट हो जाता है अपने उससे और कहता है कि मैं तो हो गया सक्सेस, मुझे और क्या चाहिए था, अब अपने ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तो ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस उसके लिए है उसके अर्थों में, लेकिन सही अर्थों में नहीं है। उसको आगे और कोशिश करनी चाहिए, मैं तो बात मानता हूँ, ठीक है। तो बात आती है अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करना। तो वातावरण पर नियंत्रण, जैसे आप अगर शिक्षित हैं तो आप अपना अच्छा बुरा, भला बुरा सब जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कैसे मैं अपने सही गलत के फैसले ले सकता हूँ। मुझे अगर मान लो आप इंजीनियरिंग करते आपने की हुई है मान लेते हैं, और आपसे कहा जाए कि चल बेटा तू रीट की तैयारी कर ले, चल बेटा तू सीटेट दे ले, तो आप कहोगे इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरी तो ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं मैच खा रहा, ठीक है, मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मान लो आपसे कहीं बीएड कर ले, तो वो चीज़ें हैं, आपको पता है कि आपको अच्छा बुरा क्या है, आपको कब कौन सी जॉब लेनी है, आपको कब अपने आगे ज़िंदगी के फैसले लेने हैं, वो सब चीज़ आपको पता है अगर आप शिक्षित हैं। तो शिक्षा ये बात कराती है, ये बात समझाती है अपने मन में, ठीक है। तो वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त होती है और संभावनाओं को पूर्ण करता है। और संभावना मैंने आपको बताई दी है कि जहाँ तक संभावना हो सके वहाँ तक इंसान को कोशिश करना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने की, ठीक है। जहाँ पर आपने ये कोशिश ख़त्म कर दी वहाँ पर आपका अंत है। ये बात आपको लगेगी कि सर कैसी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है डगलस एंड हॉलैंड की परिभाषा। तो डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं, तो शिक्षा मानव जीवन के में होने वाले सभी परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा है मानव जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन जो होते हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। बात वही है, चाहे आप कैसे बोलो, वही जॉन डीवी ने कहा कि हम अपने होने वाले शिक्षा से हम बचपन से लेकर और बड़े होते तक जितने भी हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं उसको शिक्षा के द्वारा ही तो करते हैं। शिक्षित हुए, डिग्री मिली, ठीक है, बड़े होकर फिर नौकरी मिली, नौकरी मिलने से भी शादी हुई, आगे का हमने लाइफ सेट किया, सब शिक्षा से हुआ, ठीक है। तो ये डगलस व हॉलैंड ने बात बताई है। आगे चलते हैं तो कॉलसैनिक कहते हैं कि शिक्षा मानव जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती है, ठीक है। देखिए जन्मजात शक्तियाँ क्या होती हैं आपको मैं बता देता हूँ। जन्मजात शक्तियाँ होती हैं हमारे पास, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं, योग्यताएं जरूर होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको वो निखार पाता है या नहीं निखार पाता, ये सब डिपेंड करता है कि वह कितना शिक्षित हो पाया है, ठीक है। कि शिक्षा जो है वो आपके अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचने की शक्ति देती है। जन्मजात शक्तियाँ सब में होती हैं। जन्मजात शक्ति का मतलब अब किसी भी बच्चे को मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है कि उसको जल्दी समझ में आ जाए, किसी को देर से समझ में आए, ठीक है, किसी को जल्दी समझ में आ जाए, किसी को देर से समझ में आए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, योग्यताओं का विकास करेंगे, शिक्षा के क्या कहती है कि करत अभ्यास, अब ये चीज़ हमें कहाँ सीखी है कि अभ्यास करने से आपकी योग्यताओं में निखार आता है। तो ये चीज़ आपने सीखी है शिक्षा से। अब जो व्यक्ति 10वीं क्लास में अगर फेल हो गया, दोबारा 10वीं देता है, तो ये तो है नहीं कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। शक्तियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन हर किसी में समान नहीं पनप पाती, तो उसको आप शिक्षा के द्वारा विकास कर सकते हो। ये बात कही है कॉलसैनिक ने कि इतना महत्व है शिक्षा का। फिर बात आती है गांधी जी। तो गांधी जी ने
जो कहा है शिक्षा के बारे में, वो ये कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा है वो शरीर व आत्मा और मस्तिष्क सभी का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा से। आप खेलते कूदते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका शरीर बनता है, मतलब कि अच्छा होता है। आत्मा और मस्तिष्क का मतलब वही मन, उसका विकास भी शिक्षा से होता है। आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आप में सोचने की क्षमता बढ़ती है। आप जब साइंस पढ़ते हैं तो आप में किसी चीज़ को नए सिरे से करने की, ठीक है, उसकी शक्ति बढ़ती है। सर्वांगीण विकास होता है। गांधी जी ने तो उद्देश्य यही था कि सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, कोई व्यक्ति बिना शिक्षा के ना रहे, ठीक है। बात आती है अब प्लेटो की। तो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। तो शारीरिक जो प्रक्रिया है उससे क्या संबंध है, क्या सोचते हैं आप उससे? शारीरिक का मतलब ये तो नहीं सोचते ना कि शिक्षा ली हमने और हमारा शारीरिक विकास हो गया, यानी कि हमारा वज़न बढ़ गया। पहले तो हम भाई 50 किलो के थे, हमने शिक्षा ग्रहण की, अब हमारा वज़न 70 किलो हो गया है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। शिक्षा शारीरिक विकास का मतलब होता है कि आपका एटीट्यूड, आपका लोगों से बोलने चालने की का जो तरीका है वो बदलता है। मैं बताया था पहले ना, वो बदलता है, उसे हम कहते हैं शारीरिक विकास। आप किसी व्यक्ति को देखते होगे और सोचते होगे, मान लो कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जो वो व्यक्ति हर एक पार्टी में, हर एक महफिल में आपके साथ होता है, मतलब कि आप सोचते हैं कि वो हो, आप उसको इनवाइट करते हैं। जब भी आप लोग दोस्त मिलते हैं, मान लेते हैं हर किसी के साथ होता है ऐसा, तो आप उस व्यक्ति या हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति, ठीक है, आप उसको देखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत ही अच्छे से सबसे बात करता है, देखो क्या लग रहा है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी। तो वो क्या है, शारीरिक विकास हुआ है उसका, ठीक है। उसके हाव भाव, उसका लोगों उसकी तरफ आकर्षित रहते हैं कि वो सबसे इतने आराम से बात करता है कि लोग उसकी बात सुनने को तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये है शारीरिक विकास की प्रक्रिया। मानसिक विकास आप जानते ही हैं कि आपका जो सोचने समझने की और लोगों मतलब कि अपने डिसीजन लेने की जो विकास होता है वो शिक्षा से होता है। और बौद्धिक विकास भी वही है, जैसे जैसे शिक्षा हम ग्रहण करते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे हमारा बौद्धिक विकास भी उसी के साथ होता है। तो प्लेटो ने कहा है कि सभी तरह से विकास जो है वो होता है शिक्षा के द्वारा। फिर बात आती है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और अरस्तु ने कहा है, अरस्तु तो बहुत ही बड़े विद्वाता थे, इनकी तो हर बात कही बात सत्य है, क्योंकि ये तो बहुत ही अलग अलग फील्ड के कहते हैं जनक, ठीक है, जनक थे। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। आप शिक्षा का ग्रहण तभी तो कर पाएंगे जब आपका मस्तिष्क, शरीर स्वस्थ होगा और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। क्योंकि बीमार व्यक्ति है वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसका मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा, ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ठीक है। पहला सुख क्या बोला है, आपका जो शरीर है स्वस्थ होना चाहिए। फिर दूसरा सुख क्या होता है, घर में माया होना। माया का मतलब, माया नाम की कोई लेडी नहीं, माया का मतलब होता है लक्ष्मी, जिससे पैसे है ना। और इसी प्रकार से 7 सुख बताए गए, ठीक है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेंसर की। तो स्पेंसर क्या कहता है, स्पेंसर कहता है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करना है। तो स्पेंसर ने जो बात बताई हमारे को, उसके अनुसार शिक्षा से तात्पर्य हमारे अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसका बाह्य जगत से समन्वय स्थापित होना चाहिए। हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो इसी प्रकार से डेवलप होती हैं कि आप जो बाह्य जगत में क्या बनते हैं, कैसे उनके साथ मेलजोल का बनता है, वो आपके अंदर ही शक्तियों से डिपेंड करता है। भाई बिल्कुल सही बात है कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं और आपका के अनुसार समाज में क्या होना चाहिए, कैसे आपका विकास होगा, वो चीज़ आपको ही तो सोचनी है। किसी के अंदर जो आरएस बनने की होती है शक्ति,
किसी के अंदर अब बाह्य लोगों से भी तो उसका मेलजोल होना चाहिए। तो ये बात कही है स्पेंसर ने कि शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों के साथ में बाह्य जगत के साथ समन्वय करना सिखाती है, क्योंकि आपके अंदर कई बार गुस्सा ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको समझ देती है कि नहीं, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने गुस्से पे काबू करके बाह्य लोगों से यानी कि बाहर के लोगों से तालमेल बिठाना है, ठीक है। तो ये बात कहती है शिक्षा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से शुरुआत से दिखा देता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। और उसके बाद हमने सभी जो पढ़ी इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जॉन ड्यूवी, यूलेज, डगलस वेम होलैंड, कार्ल सैनिक, गांधी जी और प्लेटो और अरस्तु, स्पेंसर, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, आपके साथ है। तो थैंक यू। स्टडी 24 ऑफिशियल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।